नमस्कार, स्वागत आपका हमारी प्राइम टाइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आज सुबह लोग चौंक गए अखबारों में पढ़कर, जब रतन टाटा का बयान उन्होंने पढ़ा कि सरकार की वजह से, सरकार के अंदरूनी मतभेदों की वजह से निवेशक भारत में पैसा लगाने से बच रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर के हों, चाहे वो मल्टीनेशनल्स हों या फिर इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं वो। इस बात के मतलब क्या है, ये आज की प्राइम टाइम डिबेट में हम समझने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह भी है यहां पर कि कुछ घंटे पहले टाटा सन्स की तरफ से और टाटा कंपनी की तरफ से यह बयान जारी हुआ कि नहीं, उनके कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन जहां तक हमारी समझ कहती है, टाटा इतने खुश भी नहीं है पूरी सरकारी मशीनरी से। इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है, क्यों इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर रतन टाटा ऐसी बात कह रहे हैं, नाराजगी किससे है, ये सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे अर्थशास्त्री और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े हुए प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, बहुत स्वागत आपका सर। इसके अलावा हरीश भारद्वाज, नेता कांग्रेस, और अमन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता बीजेपी, यानी कि एक दल जो कि सरकार में है और एक दल जो कि प्रमुख विपक्ष है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ रहेगा। लेकिन रतन टाटा की बात आज सुबह शुरू कहां से हुई, ये पहले देख लीजिए। संसद में विदेशी किराना की जीत के बाद सरकार भले ही जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन दूसरी ओर सरकार की इन्हीं आर्थिक नीतियों के पीछे दुनिया भर में भारतीय उद्योगों को पहचान दिलाने वाले रतन टाटा भारत में मौजूदा सरकार से खासे नाराज हैं। वो सरकार की आर्थिक नीतियों से खासे नाराज चल रहे हैं। रतन टाटा ने लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार से सहयोग की कमी के चलते भारतीय उद्योग चीन से मुकाबला नहीं कर पा रही। टाटा समूह ने विस्तार के लिए दूसरे उभरते बाजारों में संभावनाएं तलाशने की इसलिए योजना बनाई क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नौकरशाही को लेकर शिकायतों को दूर करने में नाकाम रहे हैं। ऐसी सूरत में उनके समूह जैसी कंपनियां या कारोबारी समूह देश से दूर जाकर दुनिया भर में विकास के मौके तलाशने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही रतन टाटा ने रिश्वत से प्रभावित कारोबारी माहौल पर भी चिंता जताई। गौरतलब है कि 28 दिसंबर को टाटा समूह के चेयरमैन पद से टाटा रिटायर हो रहे हैं। सरकार से खफा रतन टाटा ने कारोबारी माहौल पर गंभीर चिंता जताई है। दरअसल रतन टाटा को सरकार की फैसले लेने में नाकामी खल रही है, जिसकी वजह से पूंजी निवेश देश से दूर जा रहा है और भारतीय कंपनियां विदेश जाने को मजबूर है। टाटा के आरोप इसलिए और गंभीर हो जाते हैं क्योंकि मनमोहन सरकार इस समय कई आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसमें मल्टी ब्रांड रिटेल, बीमा और एविएशन को विदेशी निवेश के लिए खोलना शामिल है। ऐसे में टाटा के बयान से सरकार की आर्थिक नीतियां सवालों के घेरे में है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ अरविंद प्रताप की रिपोर्ट। अर्थशास्त्र क्या कहता है, देश को किस किस्म के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वो इन्वेस्टर्स कौन से होंगे और उन इन्वेस्टर्स को भारत में सुविधा क्या मिलनी चाहिए, जिसकी कमी को लेकर शिकायत कर रहे हैं रतन टाटा, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम प्रतिक्रिया लेंगे राजनीतिक दलों की। कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अर्थशास्त्र का नजरिया समझ लेते हैं। प्रोफेसर श्रीराम खन्ना हमारे साथ स्टूडियो में है। एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका सर। रतन टाटा की इस बात के क्या मायने आप देखते हैं? देखिए, आमतौर पर राजनीतिक विषयों पर बिजनेस कम्युनिटी के लीडर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करते, परंतु रतन टाटा एक उस उद्योग समूह के नेता रहे हैं जी, जो हिंदुस्तान का सबसे अधिक स्वदेशी औद्योगिक समूह है जी, जिसने अंग्रेज़ों के ज़माने में स्टील मिल्स डालकर और देश में औद्योगिक प्रगति की नींव डाली थी जी जी। तो अगर इस समूह के सर्वे सर्वा अपने रिटायरमेंट से कुछ दिनों पहले ऐसी बात कहें तो एक चिंता का विषय है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को सुनकर उद्योग मंत्रालय, फाइनेंस मंत्रालय और बाकी जो आर्थिक मंत्रालय हैं, कॉमर्स मंत्रालय के साथ एनवायरनमेंट मंत्रालय के मंत्रियों को गंभीर रूप से चिंता करनी चाहिए कि क्या बात है कि भाई एक इतने बड़े औद्योगिक समूह का जो सर्वे सर्वा है वो ये कह रहा है जी। क्योंकि उनकी बातों से ये सही झलक रहा है कि उनके नए इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हैं वो खटाई में पड़े हैं और उनका जो काम है, जो सरकारी माध्यमों से होना है, प्रोसेसिंग का, एप्लीकेशंस का, अप्रूवल्स का,
क्लियरेंसेस का वो समय पे नहीं हो पा रहा है। और इससे क्या होता है उद्योग में, व्यापार में, कि उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट है वो एस्केलेट हो जाती है और इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और डिले हो जाता है और उस कारण से वो सोच सकते हैं कि भी अब तो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो अगर रतन टाटा ये सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ एरियाज में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं रहा और वो बाहर जाने की सोचते हैं दूसरे देशों में जहां एनवायरनमेंट ज़्यादा फ्रेंडली है, तो ये एक दुख का एक विषय है और इसके लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये आर्थिक मामला है और इस मामले पे गंभीर इंट्रोस्पेक्शन की उन मंत्रालयों के सेक्रेटरीज को, उन मिनिस्टर्स को बंद कमरे में बैठकर चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या कमी रह गई जिसके रहते ये बात कही जा रही है। जी, आत्ममंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है। अर्थशास्त्र का नजरिया आपने सुन लिया। हरीश भारद्वाज जी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। आपकी पार्टी की सरकार है, बहुत सारे स्टेट्स में भी है और सेंटर में भी है, लगातार दूसरा कंसेक्यूटिव टर्म चल रहा है और आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। उनके पावर में रहते हुए, सत्ता के केंद्र में रहते हुए एक इतना बड़ा भारतीय उद्योगपति अगर ऐसी बात कह रहा है, वैसे तो अपने बयान से मुकर रहे हैं, लेकिन यह बात तय है कि उनकी भावना ऐसी हैं, हम सब उनके सेंटिमेंट समझ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहां कहां लैप्स कर रहे हैं आप लोग? देखिए देव साहब, मैं सबसे पहले आदरणीय खन्ना जी की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, जो उन्होंने कहा कि उद्योगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। साथ में मैं यहां पर कुछ और चीजें जोड़ना चाहता हूं जी। जहां तक औद्योगिक नीति का सवाल है, मैं विगत इतिहास की ओर आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। सन 1947 से लेकर के आज तक इस देश के अंदर जितनी भी औद्योगिक नीति बनाई गई, कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं पर उसको नियोजित किया और अच्छे तरीके से वो नीतियां बनाई गई, जिसके आधार पर जो देश सन 47 में खड़ा था और आज खड़ा हुआ है, बहुत सारे उद्योग और बहुत सारे लोगों का उद्योग पनप रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, इस देश के अंदर तरक्की हो रही है। इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। जहां तक बात रतन टाटा की आई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने स्वयं ही इस बात को इनकार कर दिया है कि हम इस बात से मेरा मंतव्य ऐसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा कहा गया है तो मैं आपके संज्ञान में ये डालना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से चीन से उन्होंने तुलना की थी, चीन पर एक दलीय व्यवस्था है और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, यहां पर लोकतंत्रात्मक शासन है, शासन के अंतर्गत बहुत सारे स्तंभ हैं। कहीं ना कहीं पर मेरा ये व्यक्तिगत रूप से और पार्टी का भी ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं पर लोकतंत्रात्मक रूप में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ बाधाएं अवश्य आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो लोकतांत्रिक रूप से क्लियरेंस नहीं मिल पाती हैं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जिस प्रकार से जो यूपीए 2 की सरकार है वो अपनी आर्थिक नीतियों पर दृढ़ है और देश और इस भारत को निरंतर प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है। नहीं, प्रश्न ये है कि ये रुकावटें क्यों हैं? ये तब है जब के अर्थशास्त्री भारत का प्रधानमंत्री है, ये तब है जब चिदम्बरम जैसा बहुत ही ज़हीन व्यक्ति इस वक्त वित्त मंत्रालय में है, और ये तब है जब इस कांग्रेस गवर्नमेंट को ये शौक है बार बार बताने का कि हम देश के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम कोई हर्डल देखना नहीं चाहते, हम कोई परेशानी, कोई रुकावट देखना नहीं चाहते। इसका जवाब ले लेते हैं अमन सिन्हा, हमारे साथ हैं इस वक्त, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका अमन जी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है टाटा के इस बयान पर? धन्यवाद शुक्ला जी। देखिए, रतन टाटा जी ने तो बस सच कहा है जो कि जग जाहिर है, और जब भारतीय इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर सत्ता में हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अच्छा रहेगा? जी जी। तो यहां पर हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर श्रीराम खन्ना बैठे हुए हैं सिन्हा साहब, और उनका कहना है कि विपक्ष भी कोई कम जिम्मेदार नहीं है। आवाज मुझे इको हो रही है, मेरी आवाज अब आपको आ रही है? देखिए विपक्ष जो है, जब सरकार कोई भी प्रोग्रेसिव मेजर लाती है, विपक्ष उसमें पूरा समर्थन करता है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे, ये तो प्रणब मुखर्जी जब फिनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा, अभी के भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं। अभी डिफिकल्ट रिफॉर्म्स, पेंशन रिफॉर्म्स, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स आने वाले हैं, उसमें भी भाजपा का समर्थन है। तो इसलिए ये कहना गलत होगा, पर ये बस इस चीज को दर्शाता है कि आज क्या स्थिति आ गई है पूरे देश की, कि ये जनता का दुर्भाग्य है कि ये सरकार बनी हुई